जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी इंसान की बर्बादी उसके दुश्मन नहीं करते, बल्कि वही लोग करते हैं जो सामने से बहुत सम्मान दिखाते हैं। एक सीधे साधे आदमी ने एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में झूठे आरोप, अदालत और अपमान शुरू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी तिनके का संकट समाज के इसी सच को बताती है। बंगाल का एक गांव था। उस गांव के जमींदार के नायब थे गिरीश बसु। नायब यानी जमींदार का सबसे भरोसेमंद आदमी, ताकतवर, रुतबे वाला, गांव में जिसकी बहुत चलती थी। उन्हीं के घर काम करने आई एक नई नौकरानी, प्यारी, कम उम्र की लड़की दूर किसी दूसरे गांव से आई थी। नाम था प्यारी और सच में वह अपने नाम की तरह सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली थी। कुछ ही दिन हुए थे उसे घर का काम करते हुए कि एक दिन वह अपनी मालकिन के सामने आई और रोने लगी। बूढ़े नायब की बुरी नजर उसे परेशान कर रही थी। मालकिन ने उसे समझाया और बोला, बेटी तू कहीं और चली जा, तू अच्छी लड़की है, यहाँ तुझे परेशानी होगी। मालकिन ने उसे चुपचाप कुछ रुपए दिए और प्यारी को वहां से भेज दिया। लेकिन प्यारी जाए तो कहाँ जाए, गांव पर आया था, हाथ में थोड़े पैसे थे और चारों तरफ अनजान लोग। तभी उसे याद आए गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हरिहर भट्टाचार्य। हरिहर भट्टाचार्य गांव के इज्जतदार ब्राह्मण, सीधे साफ दिल वाले, सिद्धांतों पर चलने वाले। उन्हें घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता था। जो सच होता वही साफ कह देते। प्यारी उनके दरवाजे पर आई और रहने की जगह मांगी। हरिहर के समझदार बेटों ने तुरंत समझाने की कोशिश की, बाबूजी बेकार में मुसीबत मोल ले रहे हो। लेकिन हरिहर सिद्धांतों वाले इंसान थे। उन्होंने शांत होकर कहा, अगर मुसीबत भी मेरे पास सहारा मांगने आए तो मैं उसे भी वापस नहीं भेज सकता। प्यारी को सहारा मिल गया, लेकिन इस एक फैसले ने हरिहर की जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब गिरीश बसु को पता चला कि प्यारी ने वहां शरण ली है, तो वह खुद हरिहर भट्टाचार्य के पास पहुंचे, झुककर प्रणाम किया और बोले, भट्टाचार्य महोदय, आपने मेरी नौकरानी को अपने पास क्यों रख लिया? घर के काम में बहुत परेशानी हो रही है। हरिहर ने बिना घुमाए फिराए कुछ खरी बातें कड़े स्वर में कह दी। नायब गिरीश बसु को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन बाहर से वह बड़े दिखावे के साथ हरिहर के पैर छूकर वहां से चला गया। और कुछ दिनों बाद हरिहर भट्टाचार्य के घर पुलिस का छापा पड़ा। पुलिस सीधे उनके सोने के कमरे में चली गई। तकिए के नीचे से सोना निकाला गया। नायब की पत्नी के कानों का एक जोड़ा झुमका, वही झुमका जो कुछ समय पहले चोरी हुआ था, नौकरानी प्यारी को चोर साबित करके जेल भेज दिया गया। हरिहर भट्टाचार्य पर भी आरोप लगा कि उन्होंने चोर और चोरी के सामान को छिपाया, लेकिन अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के कारण वह किसी तरह इस आरोप से बच गए। उसी मुश्किल समय में गिरीश बसु उनसे मिलने आए, दुख जताया और हरिहर के पैर छुए। भट्टाचार्य समझ गए कि एक बेचारी लड़की को नायब की इच्छा के खिलाफ सहारा देने की वजह से यह प्यारी पर यह संकट आया है। उनके मन में यह बात चुभ गई। बेटों ने फिर समझाने की कोशिश की, जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता चल पड़े, यहाँ बड़ी मुसीबत दिखाई दे रही है। लेकिन हरिहर अपने फैसले पर अटल थे। पैतृक गांव मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर किस्मत में मुसीबत लिखी है तो वह कहीं भी आ जाएगी। इसी बीच गांव में एक और हलचल मच गई। नायब ने गांव में बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिया, जिससे लोग नाराज हो उठे। हरिहर की जमीन माफ की थी, वह जमींदार के इलाके में नहीं आती थी, इसलिए उस पर कोई कर नहीं लगता था। लेकिन नायब ने जमींदार को भड़काया। हरिहर भट्टाचार्य ही लोगों को कर न देने के लिए उकसा रहे हैं।
जमींदार ने आदेश दिया, जैसा भी हो भट्टाचार्य को सबक सिखाओ। नायब गिरीश बसु हरिहर भट्टाचार्य के पास आए, पैर छूकर बोले, आपके सामने वाली जमीन अब परगने की सीमा में आती है, इसलिए अब आपको वह छोड़नी होगी। हरिहर ने विरोध किया, यह क्या कर रहे हो? वह जमीन तो मुझे पहले ही दान में मिली थी। लेकिन हरिहर के आंगन से लगी उस जमीन को जमींदार की जमीन बताकर मुकदमा कर दिया गया। हरिहर ने अपने बेटों से कहा, अब शायद जमीन छोड़नी पड़ेगी। मैं इस उम्र में अदालत के चक्कर नहीं काट सकता। लेकिन बेटों ने कहा, अगर घर से लगी पैतृक जमीन ही छोड़नी पड़े तो फिर इस घर में रहने का क्या मतलब? वृद्ध हरिहर अपनी पैतृक संपत्ति को जान से भी ज्यादा चाहते थे। उसे बचाने के लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा। नवगोपाल बाबू हरिहर की सच्चाई को जानते थे। उन्होंने उनकी बात पर भरोसा करके मुकदमा खारिज कर दिया। गांव में लोगों ने खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हरिहर ने उन्हें रोक दिया। नायब हरिहर से मिले, बधाई दी और दिखावे के साथ पैर की धूल अपने सिर पर लगाई, लेकिन अगले ही दिन फैसले के खिलाफ अपील कर दी। अदालत के वकील सिद्धांतों वाले ब्राह्मण हरिहर से फीस भी नहीं लेते थे। वे बार बार कहते, इस मुकदमे में कोई दम नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं उठता। क्या दिन कभी रात बन सकता है? ऐसी बातें सुनकर हरिहर निश्चित हो गए। लेकिन एक दिन जमींदार के घर ढोल बजने लगे। नायब के घर काली माता की पूजा होने लगी। भट्टाचार्य को पता लगा यह सब उनकी हार की खुशी में हो रहा है। उन्होंने दुखी होकर अपने वकील बसंत बाबू से पूछा, बसंत बाबू, यह क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? बसंत बाबू ने समझाया, जो नए न्यायाधीश आए हैं उनकी पुराने मुंसिफ नवगोपाल बाबू से पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने उनका फैसला काट दिया। घबराए हुए हरिहर ने पूछा, क्या उच्च न्यायालय में अपील करें? बसंत बाबू बोले, अब उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। न्यायाधीश ने आपके गवाहों पर शक जताया है और दूसरी तरफ के गवाहों को सही माना है। उच्च न्यायालय में इस पर दोबारा विचार नहीं होगा। वृद्ध हरिहर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? वकील ने धीमे स्वर में कहा, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। नायब गिरीश बसु बड़े समारोह के साथ हरिहर भट्टाचार्य के घर आए। उन्होंने ब्राह्मण के पैर छुए और जाते जाते गहरी सांस लेकर बोले, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।